नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस 11th लेक्चर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक के 10 लेक्चर्स में क्या क्या किया है। अभी तक के 10 लेक्चर्स में हमने बेसिकली दो बातें सीखी हैं। पहला, 1900 से पहले, 1900 से पहले हम लाइट को वेव कंसिडर करते थे, पर 1900 में प्लैंक ने एक नई थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा कि अब लाइट वेव तो है ही, वेव की जगह पार्टिकल भी हो सकती है, जिसका पार्टिकल का नाम है फोटोन। और लाइट को अब वेव की जगह पार्टिकल मान के हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर पाए, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये 3 मेन थे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातों को हम लाइट को वेव की जगह पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर पाए। अब डी ब्रोगली ने इसका रिवर्स हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा यदि लाइट वेव एक पार्टिकल हो सकती है तो एक पार्टिकल भी तो वेव हो सकता है। और इसी पर फर्दर मैथमेटिकल थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद उन्होंने एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, मूविंग पार्टिकल के मोमेंटम और एसोसिएटेड वेव के वेवलेंथ के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। वो था P = h/λ। तो कुल मिला के पूरे 10 लेक्चर्स का मैं निचोड़ बताऊं तो वो यही है कि हमने प्लैंक ने बोला कि लाइट वेव पार्टिकल भी होती है, और डी ब्रोगली ने बोला कि एक मूविंग पार्टिकल वेव भी हो सकती है। तो आगे हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट जर्नी है उसमें आगे क्या क्या हुआ, इसको देखने से पहले हमें 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें लगभग 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे। तो आज हम डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी या फिर कहें वेव वेलोसिटी। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। इस टाइटल में ही 3-4 कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि पहला है वेव, सेकंड है फेज और थर्ड है वेव वेलोसिटी या फिर फेज वेलोसिटी। तो इस टॉपिक में फर्दर डीप जाने से पहले हम इन कीवर्ड्स को समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, वेव का नाम सुनते ही जो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर आती है वो आती है वाटर वेव की। जैसे कि हमारी समंदर में लहरें चलती हैं उसको हम वेव बोलते हैं। ये वैसे तो वेव बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि मटेरियल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, इसकी भी एक वेव होती है। लेकिन जो वाटर वेव है ये आपकी कहलाती है मटीरियल वेव। इसमें मटीरियल के मूवमेंट के कारण वेव जनरेट हो रही है। तो हम देखते हैं कि ये वेव कैसी होती है। मान लीजिए जब कोई वेव जनरेट नहीं हो रही, आपकी वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, आपका ओशन हो सकता है। अगर कोई वेव जनरेट नहीं है तो ये आपका वाटर का मीन लेवल है, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस के कारण, जैसे कि हवा चलने के कारण या फिर ओशन करंट के कारण या फिर आपने कोई तालाब में पत्थर फेंका उसके कारण एक वेव जनरेट होती है। उसमें क्या होता है, जो वाटर आपका स्टिल था, मीन लेवल पर था, वो अपने वॉल्यूम को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका पानी अब यहां तक आ गया है। इसमें क्या हुआ, मीन पोजीशन से बहुत सारी जगहों पर पानी आपका ऊपर आ गया है और कई जगह स्पेस नीचे खाली छूट गया है। इस तरह की पिक्चर आपकी वेव डेवलप होने के बाद हमें दिखती है। इसके अलावा जब ये वेव आगे मूव करती है किसी वेलोसिटी v से, तो हमें लगता है कि जो पानी है वो निकलकर इस दिशा में बाहर जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आपका पार्टिकल, जो वाटर पार्टिकल है, वो अपने ही पोजीशन पर ऑसिलेट करता है। डिफरेंट पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, पर वो डिफरेंट फेजेस में ऑसिलेट करते हैं
और जो क्यूमुलेटिव पिक्चर हमें दिखती है वो ऐसा लगता है कि हमारा वाटर जो मटेरियल है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये वाटर पार्टिकल यहाँ ऑसिलेट करता है, ये यहाँ ऑसिलेट करता है, ऐसे ही सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं और उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें लगता है कि वो आगे मूव कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सभी पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर मटेरियल उस साइड मूव कर रहा होता तो समंदर का सारा पानी निकलकर किनारे पर बैठ गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब पार्टिकल अपनी ही जगह पर ऑसिलेट कर रहा है। तो ये हमारी मटेरियल वेव है। अब इस वेव के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी हो सकती है क्या? जी हाँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकती है, और जो मोस्ट जनरल वेव इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू वाई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब है यदि मैं किसी गिवन पोजीशन x और किसी गिवन टाइम t पर किसी वाटर मॉलिक्यूल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो मैं उस पार्टिकल की पोजीशन की वैल्यू और उस किस टाइम पर निकालना चाहते हैं उस टाइम की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डाल दूं तो मुझे मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता लग जाएगी। इस बात का मतलब क्या हुआ? आप मान लीजिए कि मैं x इक्वल टू 5 मीटर पर जो वाटर पार्टिकल है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से, ये ओरिजिन है हमारा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर x इक्वल टू 5 मान लो कहीं यहाँ पड़ता है यहाँ, और t इक्वल टू टाइम पर t इक्वल टू x इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं हम, x इक्वल टू 5 मीटर पर और टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पर। यहाँ पर मेरा x इक्वल टू 5 है और टाइम t इक्वल टू 2 पर मैंने ये फोटो क्लिक करी है, तो मेरा जो पार्टिकल है वाटर पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 x इक्वल टू 5 पर जो उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ इतना होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर x इक्वल टू 5 पुट करूँगा, t इक्वल टू 2 पुट करूँगा, k ओमेगा और y नॉट ऑलरेडी नोन है, तो इससे निकलकर जो y आएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। और यहाँ पर y नोट क्या है? y नोट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है उसको हम y नोट बोल रहे हैं। अब अगर आपको ये डाउट है कि ये इक्वेशन आई कहाँ से, वेव इक्वेशन, तो ये अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फर्दर इस इक्वेशन में दो चीज़ें और इन्वॉल्व हैं। पहला है के होता है वेव नंबर। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। के आपका वेव नंबर कहलाता है और ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। लैम्डा क्या है? लैम्डा है आपकी जो ये वेव डेवलप हो रही है इसका वेवलेंथ। एक वेवलेंथ के बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है, साइनोसॉइडल वेव अपने आप को रिपीट करती है, तो वेव नंबर आपका के हो गया। अब यहाँ पर एक टर्म और है ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा को हम जनरली बोलते हैं ओमेगा इज एंगुलर, पर एंगुलर वेलोसिटी तो हमारी सर्कुलर मोशन में आती है, यहाँ पर तो कोई सर्कुलर मोशन हो ही नहीं रहा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? इसके लिए हम क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि इस पार्टिकल, ऑसिलेशन पार्टिकल को मैं स्टडी कर रहा हूँ। अब बोला ये गया कि अगर आपका कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है तो उस ऑसिलेटरी मोशन को हम सर्कुलेटरी मोशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप एक सर्कल बना लीजिए, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है मैक्सिमम ऑसिलेशन हमारा y नोट है। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका रेडियस इस y नोट के बराबर है।
इस सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एक वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड वाई नोट है। वाई नोट कितना है, जितना आपका ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब ये वेक्टर आपका इस सर्कल में ओमेगा से रोटेट करेगा, ठीक है। वेक्टर जब आपका हॉरिजॉन्टल था, ये t इक्वल टू 0 की स्थिति है। एट टाइम t ये मूव करेगा ओमेगा से तो आगे पहुंच जाएगा। मान लीजिए ये t टाइम बाद यहाँ पहुंच गया, तो इसने ये t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू t था। इस टाइम t में जो इसने एंगल ट्रेवल किया वो थीटा हो जाएगा हमारा ओमेगा t, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है वाई नोट। तो जब आप इस वेक्टर का एट टाइम t वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लोगे तो वो आएगा वाई नोट साइन ओमेगा t। ये हमारा आ जाएगा वाई नोट साइन ओमेगा t, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए कि हम ये जो ऑसिलेटरी मोशन स्टडी कर रहे हैं ये x इक्वल टू 0 का स्टडी कर रहे हैं। जो पार्टिकल हमारा ओरिजिन पर ऑसिलेट कर रहा है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये kx वाला टर्म नहीं रहेगा, सिर्फ ओमेगा t वाला टर्म रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल जब यहाँ होगा तो ये कहीं यहाँ आया होगा वेक्टर। इस रोटेटिंग वेक्टर का जो प्रोजेक्शन आएगा वो इतना आएगा। इस रोटेटिंग वेक्टर का प्रोजेक्शन ही आपके पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो रोटेटिंग वेक्टर है जैसे ही वो रोटेट करेगा उस रोटेटिंग वेक्टर का वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर t टाइम में ये वेक्टर इतना ट्रेवल कर लिया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ इतना होगा, और इतने टाइम में ये पार्टिकल कहीं यहाँ इसकी सीध में यहाँ आ गया होगा। जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। अब देखिए जब आपका वेक्टर यहाँ आ गया तो पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। जैसे ही पार्टिकल ये वेव वेक्टर दोबारा इस साइड आना शुरू करेगा तो प्रोजेक्शन घटना शुरू होगा, और जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो पार्टिकल वापस 0 पे हो जाएगा। वेक्टर इससे आगे बढ़ेगा तो फिर से वेक्टर यहाँ होगा, प्रोजेक्शन इतना इस तरीके से ऐसे चलेगा, वेक्टर वापस रोटेट करेगा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को हम सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस पार्टिकल का जो वेक्टर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है यदि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और ऑसिलेटरी जो मोशन है इसका एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड t और फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो ये न्यू t इस ओमेगा से रिलेटेड हैं, और वो फॉर्मूला होता है हमारा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t या 1 बाय t हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन हमने दिखाया ये ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पर जो k है ये लैम्डा पे डिपेंड है वेवलेंथ की, और जो ओमेगा है ये वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। तो हमने ये समझ लिया कि ये k और ओमेगा क्या होते हैं। इसके बाद वेव को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेज। फेज क्या होता है किसी वेव में? फेज होता है आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो किस फेज में है। अगर मान लो आपका पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ था और आपका ये रोटेटिंग वेक्टर यहाँ था, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये रोटेट करेगा, तब पार्टिकल आपका यहाँ से मीन पोजीशन से मैक्सिमम की तरफ जा रहा होगा। अगर मैं कह दूँ फेज इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर फेज 30 डिग्री है तो आपका ये थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री फेज का मतलब ये है कि आपका पार्टिकल ओरिजिन से पॉजिटिव साइड जा रहा है मैक्सिमम की तरफ, और जब मेरा
थीटा घूम के 90 डिग्री हो जाएगा, तब मेरा ये पार्टिकल मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा और मेरा फेज़ कहलाएगा 90 डिग्री। तो फेज़ हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि फेज़ ये बता रहा है कि आपका पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन के किस सिचुएशन में है, किस फेज़ में है। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई किसी पार्टिकल का फेज़ 120 डिग्री है, 120 डिग्री फेज़ का मतलब है कि पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से मैक्सिमम जाकर फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू हो गया है, क्योंकि 120 का एंगल है वो यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वो एक बार पूरा मैक्सिमम पर जाकर वापस मीन की तरफ आ रहा है। ऐसे ही मैं कह दूं कि आपका पार्टिकल का अगर फेज़ 120 डिग्री है तो आप कहेंगे कि आपका वेक्टर घूम के यहाँ आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इसके बाद आपका नेगेटिव साइड में जाएगा, तो ये फेज़ कहलाता है। फेज़ के अलावा हमारा एक कॉन्सेप्ट है वेव वेलोसिटी या फिर फेज़ वेलोसिटी। देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइम किसी टाइम t पर ये वेव ऐसी है, अगले टाइम पर कैसी हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम पर ये वेव आगे बढ़ जाएगी, उससे ही अगले टाइम पर ये यहाँ पहुँच जाएगी। तो जो पार्टिकल अभी यहाँ था इसका फेज़ कितना है, इसका फेज़ है 90 डिग्री, क्योंकि वो अब रोटेटिंग वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पहुँच गया, तब उसका प्रोजेक्शन मैक्सिमम आ रहा है, तो ये 90 डिग्री का फेज़ है। इसके बाद क्या होगा, ये जैसे वेव आगे पहुंच जाएगी तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो इस गिवन टाइम t पर इसका फेज़ 90 डिग्री है। उसके बाद t टाइम चलने के बाद इस पार्टिकल का फेज़ 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद इस पार्टिकल का फेज़ 90 डिग्री हो जाएगा। तो फेज़ वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि जब कोई कांस्टेंट फेज़ जितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है वही आपकी फेज़ वेलोसिटी है। अगर इसको आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी विद विच अ कांस्टेंट फेज इज मूविंग इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं आपका, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी with which a constant phase is moving। अब यहां पर देखिए आप, नेक्स्ट एक बच गया वेव वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये आपका जो क्रेस्ट बना है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट बना है, जिस वेलोसिटी से ये चल रहा होगा वही तो आपकी वेव वेलोसिटी भी होगी। तो फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी यहाँ पर सेम चीज़ है। तो अभी तक हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी कि वेव क्या होती है, उसका फेज क्या होता है और फेज वेलोसिटी क्या होती है। अब वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। हम पढ़ रहे थे कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अगर मान लीजिए इस मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम मास m, वेलोसिटी v, मोमेंटम p और एनर्जी E है, और इसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी न्यू है। डी ब्रोगली ने बोला था कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और इस मूविंग पार्टिकल के मोमेंटम और एसोसिएटेड वेव के वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है P इक्वल टू h बाय लैम्डा। इसके अलावा इससे पहले आइंस्टीन रिलेशन, आइंस्टीन ने बोला था, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया था या फॉर्मुलेट किया था। उसमें उन्होंने बोला था कि अगर वेव की फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसके साथ एसोसिएटेड फोटोन की एनर्जी
ई है तो इनके बीच का रिलेशन होना चाहिए E इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट। इसको बोलते हैं आइंस्टीन रिलेशन। आइंस्टीन रिलेशन। अब यदि एक न्यू फ्रीक्वेंसी की वेव के साथ एसोसिएटेड फोटोन की एनर्जी ई और न्यू का बीच का रिलेशन E इक्वल टू एच न्यू है, तो डी ब्रोगली ने आर्ग्यू किया ऐसा ही पार्टिकल के केस में भी होना चाहिए। अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी E है और उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ न्यू है, तो इस पार्टिकल की एनर्जी होनी चाहिए E इक्वल टू एच न्यू। इसके अलावा हमें एक थर्ड फॉर्मूला और पता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। किसी भी पार्टिकल की एनर्जी होती है mc²। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू mc² विच गिव्स अस न्यू इक्वल टू mc² इंटू डिवाइड बाय h। अब इस वेव की हमें फेज वेलोसिटी निकालनी है। फेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैं करूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस वेव। अगर इस वेव ने लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसको टाइम कितना लगा t। अगर ये किसी टाइम t में यहाँ से उठकर यहाँ चली आए तो जितने इसने लैम्डा ट्रेवल किया वो t टाइम में ट्रेवल किया होगा, तो लैम्डा बाई टी क्या हो जाएगा मेरा फेज वेलोसिटी। अब t को हम लिखते हैं 1/t होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू न्यू। अब न्यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी लैम्डा इक्वल टू h/p। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू और यहाँ से न्यू की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा mc² बाय h इंटू h/p। और जब p की वैल्यू पुट करूँगा तो हो जाएगा mc², h से h कट गया, p इक्वल टू mv हो जाएगा, m से m कट जाएगा तो c²/v आ जाएगा। फेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी c²/v। देखिए अभी तक हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने वेव को समझा, फेज को समझा और फेज वेलोसिटी को समझा। फिर जो डी ब्रोगली ने बोला था कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, उस वेव की हमने फेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करी और ये फेज वेलोसिटी निकल कर आती है vp इक्वल टू c²/v। अब इसमें एक फ्लो है। क्या दिक्कत है इस फॉर्मूले में? आप इस फॉर्मूले को जब ब्रेक करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं c/v इंटू c²/v है तो c/v इंटू c कर दिया। अब हमें ये पता है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब इस फॉर्मूले में c बड़ा है और v छोटा है। जब c/v की जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज़्यादा आएगी और कोई भी 1 से बड़ा नंबर जब c से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो नेट निकल कर आया c²/v इट विल बी ग्रेटर देन c। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी फेज वेलोसिटी निकल कर आई पार्टिकल की वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो गई, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर क्या समस्या हुई इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए जो आपका पार्टिकल था p मोमेंटम से मूव कर रहा था, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड थी। यहां पर हमने एजम्पशन ये लिया था कि पार्टिकल के साथ मूविंग जो वेव है दिस इज मोनोक्रोमेटिक वेव। यह आपकी हमने मोनोक्रोमेटिक वेव मानी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल
वेवलेंथ की वेव थी। जब इसको मोनोक्रोमेटिक वेव मान के हमने आगे डेरिवेशन किया तो वेव फेज वेलोसिटी निकल कर आती है c² v विच इज ग्रेटर देन c, और विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसको ठीक करने के लिए बोला गया कि मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो मोनोक्रोमेटिक ना होके बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स डिफरिंग विद स्लाइटली वेरिंग विद इन देयर लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी। जो आपकी एसोसिएटेड वेव है वो बहुत सारी वेव्स जिनका कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आपस में स्लाइटली वेरी कर रहे हैं उनसे मिलकर बनी होती है, और उसको हम फर्दर जब डिराइव करते हैं उस केस में हमारी फेज वेलोसिटी c² v नहीं आती और c से बड़ी नहीं आती, हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आपको समझ में आया कि आज के पूरे टॉपिक में हमने पहले कुछ बेसिक्स किए, बेसिक्स में फिर बेसिक्स करने के बाद एक मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम यदि p है, उसके साथ यदि हमने एक मोनोक्रोमेटिक वेव को एसोसिएटेड माना तो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा निकल कर आती है, जो संभव नहीं है। फिर हमने क्या माना, एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव मोनोक्रोमेटिक ना होके बल्कि बहुत सारी वेव से मिलकर बनी हुई होती है, जो आपस में जिनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्लाइटली वेरी है, उन सब वेव्स को ऐड करके जो वेव बनती है उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से बड़ी नहीं आती और हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी पढ़ा। इसके बाद जो हमने ये कहा कि स्लाइटली वेरिंग वेवलेंथ्स को जोड़कर जो वेव बनती है उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं होती, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है ग्रुप वेलोसिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।